विषय बहुत सिंपल सा है। और जो भी साथी बोले वो इस बात पर ध्यान रखें कि आज का किसान आंदोलन है, वो किसान आंदोलन क्या भारत की राजनीति का विकल्प बनेगा? क्या किसान को उससे कुछ मिलने वाला है? मेरे विचार से अपन यदि इस पर चर्चा करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये मेरा प्रस्ताव है आपके सामने। बोलो आपसे तो ये जो किसान आंदोलन है ये कहाँ तक जाएगा? इस किसान आंदोलन से क्या विकल्प नए निकल रहे? लोकतंत्र के विकल्प के निष्पत्ति इस पर विचार करना चाहिए कि आंदोलन से क्या विकल्प। इसलिए वक्ता ने इस बात का कि विषय जो है वो इस तरह से इसको प्रस्तुत करें। और कल आपने अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष तो एक दिन सबसे पहले जो संचालन के लिए मैं जीत को देता हूँ और हरियाणा से जो आए हैं उनसे हम पहले सुनना पसंद करेंगे। अपन कोशिश करेंगे कि क्योंकि हालांकि किसी तरह के आंदोलन में कोई जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन कुल मिलाकर के अपने मान लेते हैं कि अपना काम 2 घंटे में निकल जाए, बहुत होता है 2 घंटा। तो पहले सबसे वकील जी का परिचय दीजिए। हमारे बीच में हरियाणा से साथी लहरा भी हैं, वकील भी हैं और इस आंदोलन की अंदर अपनी भूमिका है। हम सबसे पहले हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में है, सबसे पहले आमंत्रित होंगे लहरा जी वकील साहब आए और अपनी बात है। सभा अध्यक्ष और सभी किसान भाइयों, विषय तो जब कल बताया गया था 3 काले कानून और उनके खिलाफ जो आंदोलन पूरे देश में किसानों द्वारा किया गया है और वर्तमान जो लोकतंत्र है इसका विकल्प, लेकिन अध्यक्ष जी ने थोड़ा सा उसमें उनका अपने निजी राय है कि लोकतंत्र का विकल्प की बजाय ये जो आंदोलन है इसमें से क्या निकल के आएगा, इनकी अपनी वो राय है। मैं तो ज़्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो वर्तमान डेमोक्रेसी है इसके बारे में 2-4 बातें जो आपको रखना चाहता हूँ। काले कानून के बारे में लगभग सभी किसानों को पता है। आज के दिन ये जो बढ़ाए गए थे 1 साल पहले और पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी इनका खंडन किया है किसान संगठनों के साथ साथ दूसरी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा। जहाँ तक भारतीय लोकतंत्र की बात है, 70-80 साल से जो हम लोकतंत्र को जो हो रहे हैं और हमारे पड़ोस में जो हमने देखा है, खासतौर से जो साउथ एशियन जो कंट्रीज है अपने, उनमें जिस प्रकार के हालात बढ़े हैं पिछले 50-60 सालों में, और भारत का लोकतंत्र तो 1975 में खत्म हो गया था, जब भारत की सरकार ने, भारत की तानाशाह सरकार ने सबके जो अधिकार थे वो सस्पेंड कर दिए थे और जो 4 स्तंभ बताए गए थे, चारों स्तंभ खंडित कर दिए गए थे एक झटके में। उस वक्त की जो सत्ता थी, इंदिरा गांधी के जमाने की बात होती है, उसने डिक्लेयर कर दी थी इमरजेंसी। उसके बाद अब जो ये सरकार आई है, इसका जो काम है ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जो 4 स्तंभ है जो बताया गया था, आजादी के बाद ये बता दिया तोते की तरह, भारत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है,
बहुत खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है और इसका कोई मुकाबला नहीं। जबकि इसकी आड़ में देश के नौजवानों को किस तरीके से गुमराह किया गया, देश की तमाम जनता को किस प्रकार से गुमराह किया गया और लोकतंत्र के नाम से अपनी इच्छा के अनुसार सत्ता के ऊपर काबिज होना और जो सत्ता से ऊपर एक अलग सत्ता है जो दिखाई नहीं देती, उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त कर देना आज की लोकतांत्रिक ये जो प्रणाली है ये आपके सामने क्लियर है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कई बार लोकतंत्र नष्ट हुआ है। आपने अमेरिका का भी देखा, अमेरिका की संसद के ऊपर भी काफी हमला हुआ था पिछले दिनों। तो ये जो लोकतांत्रिक जो मुद्दे बताते हैं, संविधान और संसद की जो सर्वोच्चता इसमें बताते हैं। मेरा अपना मानना है, जब तक आप लोग या हिंदुस्तान के लोग या पूरी दुनिया के लोग आप अपने देशों की, आप अपने राज्यों की अगर संसद और संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे तो हाल वही होगा जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद यहाँ पे जिस प्रकार का दमन किया था और आप जो सत्ता पे बैठा है, आप जो सत्ताधारी जो दल है, आप भी ये उससे भी करूर तरीके से, इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी उससे भी करूर तरीके से दमन करने के पीछे नहीं है। नेपाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्रीलंका का ले सकते हैं, म्यांमार का ले सकते हैं, पाकिस्तान का, जहां जहां भी लोकतांत्रिक सरकारें बनी है वही लोगों का दमन जी भर के लोगों ने किया है, बहुत जलाल के साथ किया है। तो इसलिए ये संसद की सर्वोच्चता और ये संविधान की सर्वोच्चता, एक तो इसका हमें विरोध करना ही पड़ेगा, आज कर लो या कर लो। ये जो लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ है, कौन सा स्तंभ अपनी पूरी ड्यूटी के ऊपर खड़ा है? कोई एक तो स्तंभ पक्का हो, न्यायपालिका सही हो, कार्यपालिका, विधायिका या प्रेस हो। सारी की सारी दुनिया के लोग आज पीड़ित है जहां जहां भी डेमोक्रेसी है, और बचपन से पढ़ाया गया, अखबारों के माध्यम से ही पढ़ा, स्कूलों में भी अब्राहम लिंकन की उक्ति बता दी हो, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का राज। अब जनता के द्वारा राज क्या होता है और जनता के लिए राज कहाँ है? न्यायपालिका निष्पक्ष कहाँ है? इसलिए आज जरूरत है इस बात की, एक विकल्प की जरूरत है। और ये जो आंदोलन चला हुआ है ये केवल 3 काले कानूनों के खिलाफ नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसके पीछे जो ये आंदोलन है इसका झंडा बहुत बड़ा झंडा है। अगर काले कानून पर मोदी सरकार वापिस नहीं भी ले तो कोई समझ नहीं आएगा धरती पर। मान लेते हैं मोदी कल को वापिस ले तीनों काले कानून, तो क्या समझते हैं किसानों की समस्या आएंगे? लड़ाई तो अभी शुरू है, इससे आगे की लड़ाई है और वो वही लड़ाई है। हम इस लोकतंत्र से बहुत पूरी तरह से परेशान है और पूरी दुनिया के लोग परेशान है, जहां जहां भी लोकतंत्र है इस प्रकार का। इन काले कानून कुछ नहीं है, ये तो हट जाएंगे या नहीं हटेंगे तो ये तो मर्द पड़े हो गए हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। आने वाली सरकार भी पूरी कुछ लागू कर सकती है। असली बात क्या है, जो लोकतंत्र के नाम से जो लोगों का दमन है, जो शोषण है, ये उसके खिलाफ एक आवाज है। जो आंदोलन पिछले 6 महीने से दिल्ली के चारों ओर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमाम हिंदुस्तान का किसान जो लड़ाई होता है। इसलिए
साथियों, मेरा मानना ये है इस लोकतंत्र का ही विरोध करना पड़ेगा। आज कर लो, 20 साल की बात कर लो, 1975 में कर देना चाहिए था। अरे क्या लोकतंत्र है भारत का? ही संसद के ऊपर हमला यहाँ पे होता है, प्रधानमंत्री यहाँ मारा जाता है, और इनका न्यायपालिका एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट होते ही राज्यसभा का मेंबर बन गया। एक प्राणी का अगर थानेदार की नौकरी करते हैं, सिपाही कौन बनेगा भाई? इतनी इसकी ये सारे की सारी जो प्रक्रियाएं हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, जितना भी घटनाक्रम हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों से, एक भी ऐसी घटना आप बता सकते हैं, एक भी ऐसी कोई घटना अगर आप बताएंगे जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, न्यायपालिका से संबंधित कोई हो, कार्यपालिका से संबंधित कोई हो। राजनीतिक पार्टियां उसका शिकार है, उनकी इच्छा शक्ति शायद कमजोर है। अब जनता क्या करे? सत्ता को बदलती रहती है, पार्टियों को बदलती रहती है। असली बात क्या है? इस लोकतंत्र पर कुछ ऐसी शक्तियां जो निकाली है जो दिखाई नहीं देती, जो असली जिसके पास ताकत है। इसलिए क्यों न इस लोकतांत्रिक प्रणाली का, इस लोकतंत्र व्यवस्था का, इस डेमोक्रेसी का पुरजोर विरोध करें, और इस आंदोलन के साथ साथ ये एजेंडे में एक बात ये शामिल होनी चाहिए, अगर किसान जो आंदोलन कर रहा है और उसका कोई राजनीतिक विकल्प निकलता वहां से, तो वो इसी रास्ते से निकलेगा। हर कोई नेता, हर कोई आदमी कहता है मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। अब ये कहना पड़ेगा किसानों ने भी, हमें न्यायपालिका पे कोई भरोसा नहीं, हमें भारत की डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं रहा। ये आज कह लो या 20 साल की बात करो, आने वाला जो मौसम है वो हमें भी कहेंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया लेवल पर, क्योंकि कब्जा तो कॉर्पोरेट हाउस का है ना, आज उसको हमें उसका डट के विरोध करेंगे। और जहाँ तक 3 काले कानून है, उसका पूरे हिंदुस्तान में काला दिवस मना रहे हैं और उसका पुतला दहन करेंगे और उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और जितना भी संभव होगा इस चित्र में, या जितने भी अपने जानकार साथी हैं विभिन्न क्षेत्रों के, सभी के पास ये आवाज पहुंचे। बिहार आंदोलन के साथ साथ डेमोक्रेसी का विरोध करना निहित है और जरूरी है, वरना आने वाले में सब हमें वहां बनी पड़ेगी। धन्यवाद। अगले वक्ता के लिए मैं हमारे बीच में रामेश्वर जी पकड़िया हैं। रामेश्वर जी भाई, मेरे लिए तो 15 मिनट हो चाहे आधी घंटे हो, और बोल बात कुर्सी ला देंगे। हाँ, अब मेरे के प्रश्न 5-6 घंटे का में चाहे 2 दिन लग गया हो चाहे 15 मिनट लग गया हो, तो सुनना ही पड़ेगा। मतलब बात है, 6 प्रश्न मतलब बोला मैं लिख लाया हूँ, मतलब मैं जा रहा है, मतलब मैं भाषण मतलब ये भाई हाँ हाँ हेलो, हाँ साथियों, जो
विषय है या था कि मौजूदा किसान आंदोलन और लोकतंत्र का विकल्प। तो ये लोकतंत्र का विकल्प, ये सुझाव जो है वो वकील साहब का था जो हरियाणा से थे, और उसमें मैंने ये जोड़ दिया कि मौजूदा किसान आंदोलन और लोकतंत्र का विकल्प। जब ये बात आगे सुनी तो साथी गणेश अग्रवाल ने कहा मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भारत में लोकतंत्र है कि या नहीं। तो मैंने दोबारा इनको फोन किया कि यार लोकतंत्र नहीं है, यहाँ फांसीवाद है। तो इन्होंने कहा यहाँ फांसीवाद भी नहीं है। तो मामला उलझ गया आपस में। अब ये बात सच्ची भी है कि नहीं तो कोई बात नहीं बोल रहे हो क्या बीमारी है, बीमारी कोई और रात है वो दिन है। अब मतलब लोकतंत्र है कि फांसीवाद है। अब वैक्सीन है कि तो कार्ड करे कई तो कोई लगाए कहीं 12 नाम लगाया कई बहन उसे दिया होगा। तो बेरों को ये बात नहीं बोली क्या हो रही है, ये नहीं हो रही है। लेकिन मैं जानू इसकी बताऊँ कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि क्या अब भारत में लोकतंत्र है तो सही क्या। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो हम इस प्रकार की गोष्ठी या विचार विमर्श का यहाँ कर ही नहीं पाते। बात तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सच सच कहने वालों को ठिकाने लगा दिया जाता है, ये भी सच है। अब हमारे यहाँ चलते चलते लोकतंत्र के पूंजीवाद के क्रूर व घिनौने रूप में फांसीवाद ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जनता खुलकर बोलने से डरने लगी है। तो अब यहाँ लोकतंत्र नहीं फांसीवाद है, ये मेरा मानना है। साथी खंडन करें, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ भी लीडर का जाएगा। और विचार इस पर होना चाहिए कि क्यों मौजूदा किसान आंदोलन फांसीवाद को परास्त करते हुए नए सिरे से जनता का जनवाद स्थापित कर सकता है क्या। जो इस पूंजीवादी फासिस्ट व्यवस्था के स्थान पर असल में जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन स्थापित कर सकता है क्या। जवाब हाँ में है। हाँ ये संभव है इस किसान आंदोलन के जरिए। हाँ हो सकता है। तो कैसे, अब सवाल हो गया कि भाई हाँ हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो कैसे, गौर करने लायक बात यह है कि ये किसान आंदोलन दिल्ली काले कृषि कानून के साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी के सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ भी है, जिसका सबसे मुखर रूप हरियाणा व पंजाब में ही दिखाई दे रहा है। शेष भारत के किसानों तक फैलाने के लिए इस किसान आंदोलन के पास जो हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता है, उनका जत्थे बनाकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत और एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे तीसरे गांव तक जाकर संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल संगठनों के अलावा जो इस आंदोलन में शामिल हैं, जैसे नौजवान सभा है, किसान दूसरे काम जाकर किसान मोर्चे में शामिल संगठनों के अलावा नौजवान छात्र संगठनों, कर्मचारी, महिला संगठनों और मजदूर संगठनों की संयुक्त कमेटी बनाकर भविष्य की योजना बताकर दायित्व सौंपे जाए ताकि ये किसान आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो जाए और फिर व्यवस्था परिवर्तन बात करने वालों को एक वैकल्पिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रोग्राम देना चाहिए जनता को, जिसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और फांसीवाद को प्राप्त कर जनता के जनवादी शासन की व्यवस्था स्थापित की जाए। इस आंदोलन की एक बड़ी कमी व कमजोरी यह है कि मोर्चा अभी तक भी, ये संयुक्त किसान मोर्चा अभी तक भी प्रांत में तो अपनी कमेटी बढ़ा दी है इसने कि वो अध्यक्ष पूजा है, वह किसान सभा है, वह यादव सभा है, वह वृंदावन की है, लेकिन ये संगठन
ये किसान संयुक्त मोर्चा दिलों करी इस कमेटी को एक मतलब साधारण से रूप में दिखावटी रूप में है, बाकी गाँव में इनकी कोई कमेटी बनाने में अभी ये किसान मोर्चा राजस्थान का और इसके लीडर कमेटियां बनाने में विफल है, गाँव में नहीं बना सके कमेटी। अगर वहाँ मतलब शाजापुर में मोटे रूप में 3 लीडर हैं, अपना राजाराम मील और वो योगेंद्र यादव, तो कम से कम हर गांव में इनकी तो वो संस्था तो दिखनी चाहिए। हर गांव में किसान सभा और राजाराम मील इसका जाट सभा का और वो टिकेतवाड़ी का अध्यक्ष भी है, तो टिकेतवाड़ी के और जो योगेंद्र यादव है इसके भी कहीं कहीं स्वराज इंडिया के गांव में आगे दिखने चाहिए। इनकी संयुक्त कमेटी गांव में बननी चाहिए और संयुक्त कमेटी बन के और ये अपने अपने गांव में सदस्य बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर साझा मिलके मतलब ये प्रोग्राम थे तो इसमें शामिल हो सकते हैं, वरना यहाँ हमने देखा यहाँ तो वही लोग हैं जो मतलब शाजापुर में बैठे हैं, बाकी के लोग यहाँ शामिल नहीं हैं। यहाँ टोल की बात कर रहा हूँ, इसलिए इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी ये कमजोरी है। आगे बढ़ने के लिए विचारों का एक मंच पर समझ करते हुए एक नया राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया जाए, जिसके लिए जरूरी है कि एक संयुक्त वैचारिक व सैद्धांतिक बौद्धिक टीम का गठन किया जाए। इस आंदोलन की एक कमजोरी ये भी है कि इस आंदोलन के पास कोई मतलब बौद्धिक या वैचारिक सलाह देने वाली टीम मतलब ये आंदोलन या इसके लिए कोई विश्वास ही नहीं करते। इस आंदोलन के लिए खुद ही तो मतलब वक्ता है, खुद ही भाषण देते हैं, खुद ही प्रवक्ता है, खुद ही अध्यक्ष है, खुद ही संयुक्त सचिव है, खुद ही महासचिव है। तो जब तक बाकी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, आम आदमी पर विश्वास नहीं किया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है कि ये आंदोलन मतलब राजस्थान में भी गति पकड़ जाए। क्योंकि राजस्थान में बच्चे हैं, ठीक है, मान लिया वहाँ बोर्डर आ जाओ, वही बोर्डर पर आ जाओ, अगर बोर्डर पर खरबूजा खाना है यार छेड़ना होगा बच्चा हमने अरे क्या जोरापति कोई तो भागे करा था आई आजकल काम देता गाँव में जिसका अरे गाँव में एक कोई होगा गाँव में क्या करेगा भाई, कोई घर में बता है कि भाई माफल कोई से काम हुआ है, कोई के इतलाज नहीं हुआ है, कोई में बीमारी हुआ है, कोई का और हुआ तो वार्ड में गया मैंने भेजी जो लोग याद कहता कि यार तो आया तो है जोड़ा खड़ा वार्ड में आपको बारे पर मिलता है। अब ठीक है बच्चे नहीं बच्चे 7 साल बैठे रहो तो ये कोई मजीबत हो। एक बार त्रिलोक सिंह से आंदोलन के बारे में बात हुई ना, त्रिलोक सिंह में आंदोलन में सघनता होनी चाहिए, एक बात है आंदोलन का ज्ञान ही नहीं है। सघनता तो बनी हुई होती है, जो खया खूब गंजियाँ फिर बात से लगे लोग। आंदोलन में नदी या तूफान की तरह गति होनी चाहिए कि उठे और मतलब तो दिल्ली के ऊपर चला तो आंदोलन है या बच्चे हैं यहाँ पर देख रहे बच्चे को हाथ करी गया तो हाँ दिल्ली बचे गया आज का पंचो करनाल है बाग बता जो है बुआ जो है यहाँ करता कहता हरियाणा में पिता था। अब बात तो मोदी हो गया कि किसी इशारा है किसी के नाम और समझौता धोखा हो गया अच्छा था धोखा होगा 15 को 26 तारीख में दिल्ली में और किसी के धोखा हो या फिर चाहता कौन आया बात कर लगा था नाम ये अभी धोखा होगा। एक बार धोखा गया है, धोखा देने वाला तो झूठ होता है, लेकिन जो बार धोखा खाता है वो भी झूठ है ना उसको इस आंदोलन के चरित्र का और इस आंदोलन से जिससे लड़ रहा है उसके चरित्र का ज्ञान नहीं है। ये विश्वास के काबिल नहीं है तो सभी आदमी मुकाबला करें कैसे विश्वास कर देते हैं। तो इसका साफ है कि आंदोलन के चरित्र का एक पता नहीं है। ये आंदोलन मूल में मतलब कोई अचानक की उत्पत्ति नहीं है। वो आंदोलन सन 1990 में मनमोहन सिंह आए हुए नीमराज की वर्ड काउंट और डब्ल्यू की इसमें शामिल है, जहाँ बार मतलब कदे बीजेपी कदे कांग्रेस आती है कदे इधर कदे गले में घंटा अभी बीजेपी के गाती हो ना बीजेपी के संगठन है बीजेपी का मतलब है। अब ये सारी राजनीतिक पार्टियाँ जहाँ तक मुझे समझ रहा हूँ इन्होंने अपना मतलब पकड़ खुद आत्महत्या करके किया है और ये बीजेपी जो है संघर्ष के द्वारा जाएगी मेरा मानना है। और इस किसान आंदोलन के जल से एक नई ताकत निकलेगी
और वो इस देश का शासन संभालेगी। इन राजनीतियों के पार्टियों के पास शासन संभालने की वो बात नहीं है। आपका पूरा कर दिया करनी 2 साल में बादशाह करेगा। अब हमेश कभी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए एक वैश्विक महामारी का अभियान बनाते हुए बैठोडाबाद और राजनीतिक अभियान बनाया जा रहा है, जिसको इस आंदोलन के मैदान में आकर लगा दिया है। इस आंदोलन में इस बीमारी को भी लगा दिया है। ये जो है इसको महामारी को बता रहे हैं, इसको भी मतलब और मैदान में है, मतलब इस बीमारी के खिलाफ भी इस आंदोलन से भयभीत और WTO और WHO के आदेशों के अनुसार जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसका निकट भविष्य में एक बड़ा भारी नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उत्पादन प्रक्रिया ठप हो गई है और कृषि को छोड़कर लेकिन खेती में भी उत्पादित जिन्सों को कोई भाव नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान और मजदूर का आम जनता की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। और जो ये लॉकडाउन खुलेगा एक मांग तोड़ा भी हो रहा है कि मैं बात तो देखूंगा कि देखे चाहे आपने बैंक का कर्जा ले रखा है या फिर किसी पर निजी कर्जा है। जब बेरोजगारी चरम पर होगी तब लोग घरों में घुसकर मरने के बजाय सड़कों पर आना ज्यादा जरूरी समझ लगेंगे। तब इस किसान आंदोलन के सामने एक नया दायित्व खड़ा होगा, जिसमें सरकार के पास कोरोना के बाद नए नए फंगस पैदा कर लोगों को भयभीत कर काबू में करने का काम भविष्य में आगे से आगे हमेशा ही रहेगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए भविष्य को संभालने के लिए समझना जरूरी है। और इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अब किसी एक या 2 लीटरों के आर्थिक टकराव से टूटकर बिखरने की स्थिति बनी है कि मैं 2 लीटर लग गया तो जाओ तो नहीं। ये आंदोलन अब इतनी ऊंची सीमा तक चला गया है कि ये आंदोलन मतलब जनता संभाल रही है, जनता लड़ रही है। अच्छा, टकराव से टूटकर बिखरने की स्थिति नहीं है। कल ही जो गुरनाम सिंह चड्डू ने विकास किसी और रवि यादव को बागी कहकर बल्ला घाट कोहना से निकल गए थे, आज राकेश जी ने बात को संभालते हुए कहा है कि यह चटुली का निजी विचार हो सकता है कि गिरफ्तार किसान हमारे सिर्फ मोर्चा के नहीं है बल्कि बागी हैं। ये बागी किसान नहीं है, ये इनकलाबी किसान है और आंदोलन में इनकलाबी दूसरी ही आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, जिसके बल पर आंदोलन आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर हमें सिर्फ मोर्चे के अंदर रहते हुए साथ ही साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इनकलाबी केवल प्रदान करते रहना चाहिए, क्योंकि एक अहम बात यह भी है कि मौजूदा समस्याओं का समाधान मंदिर मस्जिद तो हमारे नौजवान लीडरों के लिए ये जरूरी है कि वो कम से कम पीछे 100 साल का इतिहास, राजनीतिक सिद्धांतों और अर्थशास्त्र चीजों का अध्ययन व जानकारी एक साथ प्राप्त कर अध्ययन करें और रोज की विश्व राजनीति के साथ खुद व आंदोलन को साथ ले जाएं। एक अच्छे विषय की ये विशेषता है कि वो बिना भटके धैर्य के साथ कम से कम अपने अनुयायियों को जोखिम में डालें, कम से कम अपने अनुयायियों को जोखिम में डालते हुए बड़ी से बड़ी जीत हासिल करने जाए। ये आंदोलन क्यों व कितना लंबा चल सकता है, ये जानने के लिए पहले इसके कारणों और चरित्र को समझना जरूरी है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी मंडी का दौर आया था, जहाँ लंबे संघर्ष और 2 विश्व युद्धों के बाद मंडी का दौर समाप्त हुआ था और दुनिया के पैमाने पर सिर्फ सरकारी उथल-पुथल नहीं हुई बल्कि औपनिवेशिक व्यवस्था की ध्वस्त हुई और विश्व साम्राज्यवादी ताकतें सीधी टक्कर में मात खाकर दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्सा पूंजीवाद के चंगुल से बाहर निकलकर समाजवाद की भेंट चढ़ गया था। उस समय भी संघर्ष पूंजी और श्रम के बीच था, जब पूंजीवादी ताकतें प्राप्त हुई थी, और आज भी अपनी संघर्ष पूंजी और श्रम की शक्तियों के बीच है, जिसका नेतृत्व भारत में फांसीवाद से किसान टक्कर खा रहे हैं। किसान अपनी जल जंगल और जमीनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे। ध्यान रहे, कॉर्पोरेट जगत के खिलाफ ये संघर्ष दुनिया भर के किसान और जनता लड़ रही है और जीतेगी। और ये
यही प्रश्न हो रहा है। हरियाणा का टोन के आंदोलन से क्या सिद्ध हुआ? बाहर संघर्ष होता है, उस समय हर स्तर पर पार्टियां और खुद आंदोलन में एक द्वंद्व और संघर्ष होता है जिसको रोका नहीं जा सकता। और आपकी द्वंद्व और संघर्ष ही किसी आंदोलन को नई दिशा और गति प्रदान करते हैं। टोहाना की घटना ने सिद्ध कर दिया कि इस आंदोलन की दशा और दिशा दोनों ही सही थी। टोहाना की घटना ने सिद्ध कर दिया कि नेतृत्व लड़ते लड़ते आंदोलन के गंध से बदला होता है। टोहाना की घटना ने सिद्ध कर दिया कि आंदोलन को 3 काले कानून के साथ साथ दिल्ली की फासिस्ट सरकार के खिलाफ जाना था, जो आंदोलन को गलत दिशा में लड़ते लड़ते वापिस दिल्ली के टोहाना से लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आंदोलन थोड़े भाग का था, लेकिन अकेले हरियाणा को इतना ज्यादा भिगोया गया। कभी कंडेला, कभी टोहाना, कभी हिसार, कभी चिपली, कभी करनाल का धक्का आ रहा है तो कभी अफवाह का धक्का जा रहा है। कभी कुरुक्षेत्र में सेनाएं डटी हुई होती हैं और कभी 7 दिन के बाद सब लोग जाती हैं। क्यों? अच्छा, ये करते करते हमारे किसान आंदोलन के लीडरों ने वो असली बात बुला दी जिसके द्वारा दिल्ली को चैलेंज किया गया था कि आखिर हम संसद को अपना ठिकाना बना लेंगे। याद होगा आपको? बयान आ रहा है संसद पर ठिकाना संसद पर चोटी ले जाएंगे, बहुत बेइज्जती के क्यों बात बुला दी। भूमिका मतलब ठिकाना चटुनी और संसद पर क्यों भेजते जाएंगे? राकेश जी के याद करें अपनी शुरुआती बातों को। लेकिन इस आंदोलन की विशेषता है कि ये बुनियादी बातों को भूलने नहीं देता। भूलवा बनते तो बात कही है ना। और मैं इन्हीं दो लोगों के तोड़े हुए आंदोलन लड़ते लड़ते टूट ही सकता है, नहीं टूटेगा। आंदोलन अपने लीडरों और खुद की रक्षा आंदोलन खुद करता है और अपनी मंजिल पर जाके रुकेगा। ये बार बार काल देते हैं दिल्ली चलो, किसान दिल्ली करते हैं, 5-7 दिन बाद आता है डर जाओ। क्यों? ये बताओ कि हमें बुलाया क्यों था? जवाब देना होगा। तो क्यों ही आंदोलन को ज़्यादा लपेटने की जरूरत नहीं है। अब फैसला करने का वक्त आ गया है कि इस आंदोलन को क्या करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय जनता, जय हम जीतेंगे, इससे कोई हो रहा है। धन्यवाद भैया जी। साथियों, अगले वक्ता के लिए मैं हमारे जितने विधायक भी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि मुझे अपने संक्षिप्त में विचार के विधायक नमस्कार। अनुरोध आपकी ही और शेखा जी की धरती आंदोलन की धरती रहेगी। आंदोलन दरिया भी है और है काफी बातें हमें बगलिया जी रूबरू करा दी। मैं आपको थोड़ा अलग हटकर की बात कहूँगा कि आपा के उम्र पर लड़ी को कैसे अपना भटका लड़े आपा लड़ा और अपने आने वाले औलाद भी लड़ सीगे। इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम वहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं असल में बहुत से आदमियों को पता ही नहीं कि ये लड़ाई क्या है। हमारे को लोगों को चेतन करना था। ये जो 6 महीने थे ये काम था, हम गाँव गली गली घूमते लोगों को बताते कि ये लड़ाई क्या है। अभी तक लोगों को यही पता नहीं है ये लड़ाई क्या है। ये लड़ाई को 3 दिन ये वापस ले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। आज से 150 साल पहले हम जाते हैं तो भी यही व्यवस्था थी। गाँव में चौधरी होता, गाँव में चौथ इकट्ठी करता और ऊपर पहुंचाता और सन गिरा था। पर अब क्यों? क्योंकि अपन जरा किताबों में बढ़ा के रहा अक्सर ज्ञान दे दे के अपन ज्ञानी बना दिया। अब अपन यहाँ के ज्ञान की साहब मारो चौधरी को काम हो कि चौथ इकट्ठो कर गिर ऊपर दे तो जाके साहब मारो चौधरी किया बदनाम करें तू मारो चौधरी मारा फिर करते हो। आपको ये समझना होगा कि जो ये राजनेता है आज की तारीख में ये आपके राजनेता नहीं है। ये आपकी औकात आती है कि संसद में भटक जाके ये सब करना और
और दलाली खाना, पार्टी को आगे दलाली देना, इससे आगे इनकी कोई औकात नहीं है। कहा बोलो बनी करेंगा, ये समझनी पड़ेगी आपको बात। गांव में पटेल हा, चौधरी हा, बाकी जगह आज की जगह सरपंच का चुनाव लड़े, बाकी औकात लड़े, बाकी की जो ज्यादा औकात थी वह आज एमएलए का लड़े, बाका बेटा एमएलए का चुनाव लड़े, दूसरा बोल रहे इसका कोई, जबकि की ज्यादा औकात या वो एमपी को लड़े, बड़बा बड़ी पार्टी पर चल रही। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये लोग हमारे नहीं हैं, ये तार ठोक करके कहो ये हमारे नहीं है। आपने बोलो सिर्फ वोट ली, राज करे और सेटिंग करे, ऊपर लगा सके। आपने आदत होगी, आपका तो आता यहाँ मारा पड़ा, अपने प्रश्न नहीं करते हैं, डरते हैं इससे। अपना एक बार शहर में चला गया, वो तो 10-15 प्रश्न हो गया, बकरिया लगा सूधा कर रहा है, अगले ने मगर दिए दिया लोग हो गया। कोई ऐसे नहीं है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे इनके बंदूकें हमारे कोई धंधे चलते रहे या हमारा ट्रांसफर होता रहे, जना महीने का 3 लाख गिरा। आम जनता का कोई फायदा नहीं है इस चीज से। आम जनता प्रश्न करो, आप जो भी बात होता है उसका प्रश्न करो। संसद में एक कानून ला दिया, व्हिप जारी कर दी, आपने तो बात क्या कौन सा आपका कराना, नेता इसलिए हमारे लिए, वो तो पार्टी के हिसाब से रहेंगे। एक चीज आप हमेशा कहो, अब ये सिस्टम को बदलने की करो कि पार्टी टिकट नहीं दे, टिकट हम देंगे। जो भी पार्टियां हैं, जका भी नेता ही बान को टिकट मिले था, जको नेता आपने प्रति जवाबदेही हुआ है। टिकट पार्टी देती है तो वो नेता है, वो पार्टी के प्रति समर्पित होता है, वो हमारे प्रति समर्पित नहीं होता है। ये आपकी ताकत होगी, आप बोलोगे पर दे दो भेड़िए नहीं बोलो, आप नहीं बोलता नहीं है कोई नेता जैसा मारा पड़ा रुपया नहीं मारा पड़ा दियो के बेरो कदे काम हो गया 150 साल तो काम करिया यार, आगे कितना साल को काम है बेरो को। इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़नी है। 3 काला कानून हो जैसे इनको क्या फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जड़ है उस पर वार करो। जड़ क्या है, असल में जो हमारे हिंदुस्तान में राज करने वाले आदमी हैं वो हमारी नस्ल के नहीं है, हमारी नस्ल अलग है, उनकी नस्ल अलग है। ये पूरे विश्व में खेल चल रहा है, आपको कोई मेरे को नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये पूरे विश्व में खेल चल रहा है। छोटी छोटी बात ही बनाई गई। आपके फौज के अंदर जो अफसर हैं वो दूसरी नस्ल के हैं, सिपाही है वो दूसरी नस्ल का है। आपके यहाँ अफसर है वो यहाँ आईएएस वगैरह जो आता है वो कोई तमिलनाडु का आता है, कोई केरला का आता है, कोई उड़ीसा का आता है, अपने यहाँ का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको आदमी से ना आपने थोड़ी बहुत बात सुननी पड़ती, फिर न अपनी भाषा है, न वो आपको रिश्तेदार है, न वो अपनी जाति को है, न वो अपनी नस्ल को है, क्या होती तो उसका काम बुराई करके देना लूट का तंत्र है, कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी कुछ नहीं बदलेगा। कानून के बाद दूसरी एंटी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि संयुक्त किसान मोर्चा में कई विद्वान आदमी है, उसके बावजूद भी ई मंडियां चल रही हैं, एफपीओ चल रही हैं। ये ई मंडी और एफपीओ इन मंडियों को तो खत्म कर देगी। कुर्सी मंडी बताओ मेरा आता समझ बोलिए। ये संदेश उनके बाद में एक बार नहीं कई बार बताया गया, उसके बाद में ये कह रहे हैं साहब हम मंडियां बताएंगे, ये कौन सी मंडी को बताएंगे? सभी को पता है एफपीओ बराबर काम कर रहा है, ई मंडी काम कर रही है, कौन सी मंडी काम कर रही है? ये कानून वापस लेंगे तो भी ये मंडियां खत्म होगी। इस देश को पूंजीपति चलाते हैं, पूंजीपति तय करते हैं हमारे को किसको लाना है किसको नहीं लाना है। इसलिए ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इश्यू पहले भी जब 1932 का मैं किसान आंदोलन हुआ वो पार नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा? कि आम जनता अस्थिति ही आम जनता तो चाहती थी कि आप पार की लड़ाई है और बीटेम की लाख में आपका जगह है, पटेल हा चौधरी हा है बंद हो चुकी है। जो हमारे ऊपर नेता बैठे हैं, जो ऊपर नेता बैठे हैं बाबू 60% तो खारिजी सरकार के पाले में बैठे हैं।
के इशारों के अनुसार काम करते हैं। क्यों नहीं करते हो आप लोग कान ठोक करके? नेताजी आ जाओ मगर ये तुम निकल ला जाओ। ये चीजें हमारे को सीखनी पड़ेंगी, जागरूक होना पड़ेगा। आपको दो चार बातें मैं और कहता हूं। एक तो पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान में अफसरों की डायरेक्ट भर्ती होती है। क्यों होती है? पूरे विश्व में सिपाही भर्ती होता है, वही टॉप लेवल पे जाता है, अगर सीधा भर्ती में। क्यों? क्योंकि ये लूट का तंत्र है। जब तक ये तंत्र नहीं तोड़ा जाएगा, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, तब तक ये चीजें कुछ नहीं बदलेंगी। हर के मात्र भर्ती होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल बनना चाहिए, आपने तो सीधो भर्ती में। जो विश्व में व्यवस्था चल रही है वो क्यों नहीं चल रही है यहाँ पर? आज राइट टू रिकॉल होता है यहाँ पर, तो मोदी का नाम पकड़ दी गई से। आखिर में मैं बात करके खत्म करूंगा, जो मेरवाल साहब ने कहा कि थोड़ा इसको छोटा करो। इंदिरा भी वही काम करती, बैंक मुद्रा क्यों थे? सोचो कि मोदी कोई नया काम करा है, मत तो मोदी वोट बनोगे कि झटका जमा काटो नहीं, अपन वोट बोली मेरे को कोई मेरे जगह कोई जगह बोल करता धंधा सुनती कोई इको भलो लाज को एक झटका काटो ना सर मेरे को रहा को आप मेरा मार काट के दिया। इंदिरा का भी यही काम था राज करने का, लेस पर भी फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं था। लाशों पे राज करते हैं ये, लाशों पे राज करने का इस सरकार का काम है। क्यों? क्योंकि वो हमारी नस्ल के नहीं है। आप इसको याद रखो बात को, वो हमारी नस्ल के नहीं है। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, वो पिछले 150 साल का तो मैं जानता हूँ, उस समय से खत्म करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिनों में आदमी है ना, आपके गांव में जरा शहरा में कहेंगे बताना गाँव में जाएगा कि बसाऊंगा, अपना जोड़ा सरकार आपका नाम कर लिया, कोई बोलियो। ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं, इनसे रिलेटेड है ये। आपको कुछ दिनों बाद में हम यहाँ के रहने वाले जो है, जिन्होंने ये गांव बसाए हैं, उनको माइनॉरिटी में कर दिया जाएगा। क्यों कोई बचा होगा? अपनी बात ठोक बजा के कहीं चालू करो, कोई नाराज हुआ कोई फर्क नहीं पड़े। ये साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेलने में बहुत माहिर हैं। पहले गाँव में बहुत भूत होता है, भूता हूँ मरता भी बहुत, मरता ना भूता हूँ कि बोलो भाई में भूत नहीं आएगी रहती बी ही तो है, कोरोना ही बी ही सारा का सारा साइकोलॉजिकल खेल है, सारा साइकोलॉजिकल खेल है। करते हैं ये घराओ, एक तो टीवी बंद कर दो और एक अखबार बंद कर दो, ये एजेंडा सेट करते हैं आपके दिमाग में और कुछ नहीं करते हैं। सारा टावर खेत में ले जाया करो, खेती करना सिखाया करो। और बाकी मैं मेरी यही बात खत्म करता हूँ। आपको ये बात कह के जाऊंगा कि राज करने वाली नस्ल अलग है, आपके बारे में नहीं सोचेगी हमारी नस्ल अलग है। ये चीजें हमारे को सोचनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। और जो हमारा विरोध कर रहा है, जो हमारे साथ में नहीं आ रहा, वो आपको दुश्मनाचा भी मारना पड़ा। अपन दया नहीं करनी, वो नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे दया। बड़ी सीधी बात है। लड़ाई आज की तो नहीं है, लड़ाई 30 साल चलेगी, लड़ाई 30 साल और चलेगी। इसलिए डटे रहो, अपने बच्चों को मजबूत रखो, शारीरिक मजबूत होएगा वही मानसिक मजबूत होएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात। धन्यवाद जी। अभी कोई भी साथी अपना विचार रखना चाहे तो साथ राम दे। आज के सेमिनार के अध्यक्ष रहे थी, मंचा साथी थी, मेरे किसान भाई। मैं 1998 से लेकर 2013 तक एसके कॉलेज में शिक्षण कार्य करने के दौरान प्रिंस स्कूल में तमाम स्वीकृत शिक्षण संस्थानों में भाषण देता था। 2013 के बाद थोड़ी दिमागी बुखार हो गई थी, उसके बाद थोड़ा भाषण देना बंद कर दिया था। आज थोड़ा मैं इस जनवादी लोकतंत्र पर लिखित में थोड़ा मेटर लाया हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। किसान आंदोलन है वो 3 काले कृषि कानून को वापस लेने के लिए पूरे देश में हो रहा है और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए पूरे देश में चलाया जा रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके आदेश से ये आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा है। देश भर में इस किसान आंदोलन का व्यापक असर है। किसानों में नई चेतना उत्पन्न हो रही है,
देश में नरेंद्र मोदी का जो पूंजीवाद है, जो किसानों और गरीबों का शोषण कर रहा है, कारपोरेट घराने इस पूंजीवादी लोकतंत्र को चला रहे हैं। जनमत से तैयार ये लोकतंत्र था, यानी वोट की राजनीति से बना था लोकतंत्र, लेकिन पूंजीवादी लोकतंत्र हो गया, पैसे वालों का ये लोकतंत्र हो गया। पूंजीवादी लोकतंत्र का मतलब है पैसे वालों का लोकतंत्र। जनता बहकाव में आकर वोट दे दिया, या घोषणा पत्र का जो आकर्षण था उसमें बहकाव में आ गई, जनता ने वोट दे दिया और उस वोट के चक्कर में आकर इस मोदी के लोकतंत्र का समर्थन कर दिया। किसान आंदोलन से भारतीय समाज में नई चेतना उत्पन्न हुई है। लगभग देश भर में 5 करोड़ किसान इस आंदोलन से पिछले 6-7 महीने से लगातार जुड़ रहे हैं और ये आंदोलन सक्रिय रूप से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आंदोलन को पिछले 6-7 महीने से किसान अपनी गति दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो पूंजीवादी लोकतंत्र है उसके खिलाफ देश भर में माहौल बन रहा है। देश की जनता एक नया प्रकार का लोकतंत्र चाहती है। पूंजीवादी लोकतंत्र से विश्वास उठ गया जनता का और एक नया लोकतंत्र चाहती है जिसमें जनवादी अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षा हो। जनवादी जो जनता के अधिकार है उसमें अत्यधिक सुरक्षा हो, किसानों के भविष्य की सुरक्षा हो, मजदूरों के भविष्य की सुरक्षा हो, सैनिकों के भविष्य की सुरक्षा हो, बच्चों के भविष्य की सुरक्षा हो, शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा हो। ऐसा लोकतंत्र भारत में चाहते हैं। छोटे व्यापारी हैं उसके भविष्य की सुरक्षा हो, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं। ये सब जनवादी लोकतंत्र में संभव है। जनवादी लोकतंत्र संपूर्ण जनता का संपूर्ण जनता की भलाई के लिए बनाया जाता है। जनवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले सहन कर रहे हैं। मोदी के पूंजीवादी लोकतंत्र के दमन और अत्याचार को सहन कर रहे हैं। किसानों की चेतना के सामने मोदी का पूंजीवादी लोकतंत्र घबरा चुका है। कारपोरेट घराने चिंतित होते हैं। हिंदुस्तान में नई राजनीतिक व्यवस्था जिसे जनवादी लोकतंत्र कहते हैं जन्म लेने वाला है। जनवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसानों को और अधिक प्रयास करने होंगे। लगभग भारत के 50% मतदाताओं को इस किसान आंदोलन से जोड़ना होगा, जागृति पैदा करनी होगी। जागृति पैदा करनी होगी, जनवादी लोकतंत्र का महत्व समझाना होगा। नरेंद्र मोदी के पूंजीवादी लोकतंत्र के जो भ्रष्ट राजनीतिक फैसले हैं उस तथा काले कृषि कानूनों के जो दुष्प्रभाव हैं हिंदुस्तान के 50% मतदाताओं को समझाना होगा, अवगत कराना होगा। मतदाता ही देश का भविष्य बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, सिस्टम को बदलते हैं। लोकतंत्र में वोट की शक्ति से सरकार बनती है और वोट की शक्ति से नरेंद्र मोदी पूंजीवादी लोकतंत्र का निर्माण किया है। वोटर चाहे बहकाव में आओ, चाहे जो घोषणा पत्र था मोदी सरकार का उसके चक्कर में आओ, मोदी ने पूंजीवादी लोकतंत्र की स्थापना पिछले 6-7 साल से कर रखी है और गरीब और किसानों का अत्यधिक शोषण कर रहा है। इस किसान आंदोलन ने जनवादी लोकतंत्र की स्थापना को बल दिया है। अब भारत की संसद में जनवादी विचारधारा के लोग चुनकर जाएंगे। अब किसान आंदोलनकारी ने फैसला कर लिया है कि भारत की संसद में अब जनवादी अधिकारों की जो सुरक्षा करेगा वही चुनकर जाएगा। और राजस्थान की विधानसभा हो चाहे भारत के तमाम राज्यों की विधानसभा हो, वहाँ भी जनवादी अधिकारों की सुरक्षा करेगा वही चुनकर जाएगा। ये जनवादी विचारधारा के लोग बहुमत के आधार पर सरकार बनाएंगे और पूंजीवादी लोकतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। पूंजीवादी लोकतंत्र की जगह जनवादी लोकतंत्र स्थापित होगा। जनवादी लोकतंत्र संपूर्ण जनता की भलाई के लिए काम करेगा और भ्रष्ट पूंजीपतियों को जेल में डालेगा। जनता का शोषण कम होगा, भारत में नई राजनीतिक व्यवस्था कायम होगी। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। कोई साथी के कोई भी सवाल, कोई बात पूछनी हो तो मैं आज के इस सेमिनार के अध्यक्ष से गणेश जी से निवेदन करूँगा कि वो आए अपने विचार में रखें और आज की इस सेमिनार का समापन करें। आज की गोष्ठी में शामिल सभी दोस्तों, गोष्ठी का जो विषय था मैं सोचता हूँ कि इस विषय के ऊपर बात पूरी हुई और इसलिए नहीं हुई कि हमें
हमारी हालत इस व्यवस्था ने 70 साल में ये कर दी कि हमें ये तो कह दिया कि स्टोर से लेके रसीदपुरा तक आप नापो कितनी दूरी है, लेकिन हमारे हाथ से स्केल या फीता छूट गया तो हम नहीं नाप सकते। हमें पता नहीं आज हम कहाँ खड़े हैं, हम किससे लड़ रहे हैं, कौन हमारा दुश्मन है, हम क्या कर सकते हैं। जो 70 साल में हमें मजहबी जाति में बांटा है वो मुख्य नहीं है। आज भारत में वर्ग में भाग पड़ चुका है। 3 मोटे वर्ग इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। एक शोषण करने वाले, एक दिन का शोषण हो रहा है, और एक बीच की क्लास जो एक का माल खरीद कर अपना मुनाफा कम रख कर दूसरे को बेचती है। जो बीच का तबका है, जिसको आप मध्यम क्लास कह लीजिए, जिसको आप व्यापारी वर्ग कह लीजिए, जिसमें बहुत लोग कह लीजिए, और हम जो पढ़े लिखे तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा काम है या तो वर्तमान व्यवस्था की पक्ष कर लेना या वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ जो आज जिसका शोषण हो रहा है उसको जागृत करना। बाकी हम कुछ नहीं। ये इससे मैं आऊँगा बाद में ये जो किसान आंदोलन है, या इसको मैं पहले ले लेता हूँ कि ये किसान आंदोलन जीतेगा। यहाँ जो हम बैठे हैं उनको ये बात बहुत दिमाग में साफ सुथरी रखनी। क्यों? पहली बात, उत्पादन करने वालों की, श्रम का काम करने वालों की दुनिया में बहुमत होता है। उन दोनों का मिलाकर उसका पॉपुलेशन 70% से ज़्यादा है। शोषण करने वाले बहुत गिनती के हैं, कुछ है। वो उन लोगों को बिखेरे रखना उनका काम है जो मध्यम क्लास में है, जिनमें हम भी है, जो पढ़ाने वाले भी हैं, जो मास्टर भी हैं, जो शिक्षा भी देते हैं, वो उनका काम करते हैं, उनको बिखेर देगा। पहली बार आप ये मानिए कि फ्रांस की क्रांति के बाद दुनिया में हिंदुस्तान के किसानों ने एक रास्ता दिखाया। जो पूंजीपतियों के पास इतनी बड़ी नई तकनीकी साधन है, इनके इतने बड़े हथियार हैं, उनका भय माने बिगड़ उनके मुकाबले के लिए खड़े हो गए और खड़े नहीं हो गए। ये मैं आज करके जाता हूं, ये जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? कि दिल्ली के अंदर तारबंदी किसानों ने नहीं की। पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा मजबूत उन्होंने अपने खुद के घेरे बना लिए। ये महामारी पर तो मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि ये एक अलग विषय है और ये बात लंबी हो जाएगी। एक घेरे में आ गए। मेरी बात हुई थी एक वहाँ बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे दोस्त है, डिटेल में बात। आज आपके साथ हिंदुस्तान की फौज का सिपाही आपका बेटा है, किसान का है। इस राज की सुरक्षा वो करता है, हुकूमत को वो बचाता है। जब दिल्ली में आप घिरे बैठे हो तो दिल्ली में पानी आप जब तक ही मिलेगा जब तक किसान चाहेगा। जिस दिन आखिरी लड़ाई का दौर आएगा उस दिन नेहरू के मुंह मोड़ दिए जाएंगे, दिल्ली के बजाय दक्षिण की तरफ उनके मुंह कर दिए जाएंगे। कितने घंटे जिंदा रहता है? ये सवाल नहीं आता आंदोलन में। उसमें हिंसा होगी, उसमें शांति होगी, क्योंकि इस देश को गांधी ने बनवाया। इस देश को हमें शांति रखनी है, हमें शांति रखनी है। पेट में आग लगने के बाद में शांति कायम नहीं रहती। शांति कायम रखना व्यवस्था का काम है। आदमी को रोटी बिजली किधर से जाती है? चाहे लाइनें अटवानी की हो, दिल्ली में कोई बिजली नहीं जाती। दिल्ली में कोई पेट्रोल पैदा नहीं होता, कुआं नहीं है, ना डीजल का कुआं है। इसलिए आज दिल्ली कितने दिन जिंदी रहेगी ये इस किसान आंदोलन की मुट्ठी में है। उसकी चाबी उसके हाथ में है। वो जिस दिन चाबी घुमाएगा उस दिन टाइट कर बंदूक उठाने की जरूरत। इस हौसले के साथ बैठे हैं
हम कहते हैं कि वहां हरियाणा में ये है, यूपी में ये है। आज सबसे ज्यादा तिलमिलाट उन लोगों में है जो मोदी को लाने वाले हैं, इस राज्य व्यवस्था को लाने वाले हैं। हरियाणा किसी समय बहुत एडवांस था, हरियाणा की बहुत बड़ी कुर्बानी थी। आज हरियाणा में बहुत बड़े पाखंडी भी पैदा हो रहे हैं। बाबा रामदेव जी वही पैदा हो रहे हैं, बाबा रामपाल भी वही पैदा हो रहे हैं। लोगों को गोबर और दूध खिलाने वाला बाबा रामदेव भी वही पैदा, और वो तो है सो है। हरियाणा के कई लोग इतने शातिर हैं कि सीकर में 2 बार पार्लियामेंट जीत गया, वहां से आकर के एक अपराधी आदमी, आप और हम यहाँ बैठे हैं, उसके गांव का नाम बता सकता हूँ जो हमारे 2.5 लाख से MP जीता है। अरे कितने भोले लोग हैं, इसीलिए तो 70 साल निकाल दिए। नहीं, हम 70 साल नहीं निकालते, हमें भी शब्द में उठा दिया लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में। जब इमरजेंसी लगाई थी, शायद आप में से कोई नहीं था, मैं 19 महीने इमरजेंसी में दिशा भी दिए थे। मैंने देखी, मैंने उनका नंबर देखा है, मैंने उनके तौर तरीके देखे। दिल्ली में कोई पार्टियां काम नहीं करती, पार्टियों का सिर्फ काम है जनता को आपसे में लड़ा कर चुनाव जीतना, इसके अलावा पार्टियों के पास कोई प्रोग्राम नहीं। यह हालत थी इमरजेंसी की, मैं बताता हूँ। अच्छे आप कहता है कि गड़ा में करके बोले तो आदमी घर छोड़ रहा कि गाड़ी आ रही। ये मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। हमने जेलों में लड़ाई लड़ी, हमारे घर वालों को 500 रुपया पर महीना दिया देते थे, और उसमें हमने एग्रीमेंट करवाया कि SDM स्तर का अधिकारी जाकर के घर वालों को पेमेंट करे। जब मेरे गांव में ऐसी की गाड़ी आई, लाल बत्ती लगी हुई, तो मेरा घर और मेरे बाबा लाल को बाबा रामेश्वर का सिखाई है, वो बैठा था अपने घर के सामने, 10 मिनट का ही फासला नहीं। क्यों बाबा गणेश देवाल का घर कहाँ है? क्यों मैं अपने गाँव को बड़ी पागराम हूँ। मेरे वाले घर जाके ये भय था। उन लोगों ने बदलाव किया, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक वोट के जरिए हराया। 2.5 साल टिके। आज हम बदलाव की बात करते हैं, मोदी गड़बड़ है। मोदी गड़बड़ नहीं, जो 1947 से हमने नींव रखी थी व्यवस्था की पूंजीवाद की, उसमें हमने इतने पूंजीपति मजबूत खड़े कर लिए, उसने अंतर्राष्ट्रीय इतना साझा कर लिया कि वो रेल, हवाई जहाज, बंदरगाह सब कुछ खरीद लिए। उस समय नहीं थे, ये इसी रास्ते जा रहे थे। हमें ये जो पढ़े लिखे लोग, हमें जो मीडिया, जिसको ये धोखे से कहते हैं कि ये मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का स्तंभ है, मीडिया में और भांड में कोई फर्क नहीं। जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसके सामने उतना ही ज्यादा साल बेचेगा। कोई मीडिया के अंदर से औकात नहीं होती, तो आता है साहब, आता है। आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कोई निश्चित मृत्यु नहीं है। ये देखना पड़ेगा, दुर्घटना देखनी पड़ेगी। इसलिए एक तो ये आप बुनियादी समझ रखिए कि हमें जो लड़ाई लड़नी है, जो आज नेतृत्व 41 संगठन जो इकट्ठे हो रहे, वो सारे एक विचारधारा के नहीं है, एक दृष्टिकोण की नहीं है। उनमें कोई नामी नेता नहीं है, नामी पॉलिटिकल पार्टियों का। उनको पंजाब में भी समस्या आ रही है। पंजाब वाले ने भी मोदी से मिलकर शुरुआत में दिलाने की कोशिश की थी। हरियाणा में उसका सीधा झगड़ा है कि जिसको CM बैठा रखा है, और हम हैं जो PDU तक पूछते हैं। यहां से पार्लियामेंट मेंबर जिताया था देवीलाल का, आज देवीलाल के पोते का, उनके बेटे का। यहाँ हालत जो है उनके कुछ अनेक है। किसानों के बीच में एक लॉबी है अलग से, वो लॉबी सारे आदमी को आगे नहीं आने देती। वो लॉबी यहाँ स्थानीय जो लोग कुर्बानी देते हैं उनके ऊपर
कहते हैं कि बाहर वाले कर दिए, क्योंकि ये परंपरा इस मुल्क को बर्बाद करने की कांग्रेस ने रखी। ये बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया कि भारत नाम की संस्था नहीं थी, एक ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजों का सीधा एक राजाओं का भारत था। कांग्रेस का ये कार्यक्रम था कि जहां राजा का राज है वहां कांग्रेस नहीं बनाएंगे। और राजस्थान में 1947 में कोई कांग्रेस नाम की संस्था नहीं थी। सबसे पहले प्रजामंडल बनाया, यहाँ आए थे भी वो विजय जी उनके गांव में। यहाँ किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए लोग आए थे। यहाँ के लोगों ने बहुत त्याग किया है, कुर्बानी दी है। उन कुर्बानी को भुलाकर गलत सारी बात इसलिए लिखी जा रही है कि आपका जो शोषण करने वाला है, आपका जो मनमर्जी के ऊपर भाव तय करने वाला है, आपको जो भाव में लूटे, आपको जो बाजार में लूटे, और जगह झूठ बची हुई है, आप बोलो नहीं। इसलिए यहाँ एक पंचायती पेटेंट आ गया कि आप भाई से भाई नहीं लड़े तो पंच का चुनाव लड़ो, निश्चित लड़ेंगे, ये लड़ाई कर देते हैं। इसलिए हमें बांट कर इस शोषण दिखे नहीं, ये करना चाहते हैं। पहली बार इस मुल्क में किसान आंदोलन है जिसने उस पूरी दिल्ली को घेर कर दुनिया को ये संदेश दिया है कि यह अनपढ़ हो सकता है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा है, ये सबसे ज्यादा त्याग करने वाला है, ये सरकार का भी मुकाबला करता है, ये मौसम का भी मुकाबला। सबसे ज्यादा मौसम यदि कोई खराब रहा है तो इस साल रहा है, सर्दी भी रही है तो बरसात भी रही है, तूफान भी रही। और किसान के आंदोलन उतार चढ़ाव उनका होता एक जैसा नहीं चलता, कभी धीमे चलता है, कभी तेज चलता है, लेकिन जितना दिन लंबे चलता है तो वो चर्चा आती है। आज हालत 6 महीने में ये होगी कि आज यदि दिल्ली का घेरा तोड़ने के लिए केंद्र सरकार यदि फोर्स को मिलिट्री को यदि भेजे, किसको भेजेंगे? जाट रेजिमेंट आएगी, राजपूत रेजिमेंट आएगी, अहीर रेजिमेंट आएगी, सिख रेजिमेंट आएगी, ये तो नहीं आएगी। तो कौन आएगा? मद्रास रेजिमेंट आएगी। मद्रास रेजिमेंट आएगी तो वो तैयार करें। और हिंदुस्तान का पूरा सर्विसमैन का पूरा आपके लोग आपके साथ खड़े हुए जगह जगह जाकर के जागृत कर रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन लंबा चलेगा और आप भूल जाइए पार्लियामेंट को। इस मुल्क में जो भी अत्याचार किए गए हैं वो उस पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट ने इमरजेंसी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास, पार्लियामेंट ने हिंदू मुस्लिमों को बांटने के लिए लुगाई को 3 तरह से बांटा। हिंदू लुगाई को अलग मुआवजा मिलेगा, उजाला भत्ता मिलेगा, मुसलमान लोग को अलग मिलेगा, ईसाई को। ये पार्लियामेंट ने बांटा है, केवल एक इंदिरा गांधी की बात नहीं है। राजनीति आज की इतनी खराब हो चुकी कि इस मुल्क में राजनीति के आधार पर जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके कत्ल करवाए। इस मुल्क में पहला कत्ल करने वाले, पहला कत्ल महात्मा गांधी का हुआ आजादी के बाद 48 में। आज उसको कत्ल करने वाले दिल्ली हुकूमत में, वो भी मौत की चूटी से बैठे। सरदार पटेल जिसके बारे में उस समय का अखबार और मैगजीन उठा करके देख लीजिए, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो। लाल बहादुर शास्त्री जिसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी के उसके खुद के बॉडीगार्ड ने मारा, लेकिन मारने वाला पीछे कौन था आज तक आया सामने? राजीव गांधी को मारा तमिलनाडु ने टाइगर फोर्स ने, मराने वाला आया सामने। मुजीब रहमान को मारा, मराने वाला आया सामने। बेनजीर भुट्टो को मारा, उसके बाप को मारा, गोल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत से लोगों को मारा। आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। आज हमें बर्बाद करने के लिए 70 साल में हमारा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ प्यार बचा है जो ज्यादा दिन दिखे। और ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड उन अमेरिकन कंपनी ने तैयार कर दिए हैं कि प्याज में 2 दिन चमक दिखेगी, तीसरे दिन टेम्परेचर 40 जाएगा, रोटी बन जाएगा। सारा सीड पे उनका कब्जा, दवाई पे उनका कब्जा, हम जो पहले हैं उन पे कब्जा।
मैं 3 साल से कपास करता हूँ। पूछा, पता चला इस कपास के बनने के कारखाने, कपड़ा बनने के कारखाने भारत में नहीं है, ये बंदरगाह से पूरा चाइना जाता है। आज हमारी गेहूं के अंदर चाइनीज फोर्ड कोई ऐसा नहीं है जिसकी जेब में चाइना का कोई ना कोई आइटम ना। ये दोस्तों छोटी साजिश नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने दिमाग को खुला रखिए और आप ऐसे इस दिमाग को 47 के बाद यदि हिंदुस्तान में चाइना और भारत जो दुनिया की 2 बड़ी जनसंख्या थी, जिस चाइना ने तकनीकी का इस्तेमाल किया, हमने बड़े बड़े माल का इस्तेमाल किया, वो लिए यदि ये दोनों मुल्क होते इकोनॉमी में, तो अमेरिका इस बात से कतरा गया था कि इतना बड़ा मार्केट यदि हाथ से निकल जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। आप पढ़िए सिंगापुर समझौते को, सिंगापुर की जो साजिश हुई, यदि आपको उसको विस्तार में पढ़ना है तो इतिहास और भारत के नाम से एक छोटा सीरीज में लिखता हूँ, चाहे आप उसमें व्हाट्सएप उसमें देख लीजिए, वीडियो में देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर पर। इस सिंगापुर में तो मैं एक छोटी सी मिसाल में आपको हिस्ट्री की देता हूँ, आपको कोई भी इतिहासकार को पाठ्यक्रम में नहीं मिलेगी। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, उसने रिपोर्ट की थी, भारत और पाकिस्तान का संयुक्त संविधान बनाने की कमेटी बनी हुई थी। उसमें संख्या थी कि ये कांग्रेस है और ये मुस्लिम लीग है। बीच में जीबी पेंडा के बाद सिंगापुर के अंदर ये समझौता हुआ कि विदेशों की पूंजी भारत में सुरक्षित नहीं रहेगी। यदि ये देश एक रहा तो हमारे सबसे सर्वांग इलाके थे उनको बांट दिया गया और वहीं से हमें उल्टे रास्ते चला दिए गए। इसलिए आज हम भूल गए कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं और हमें नाम लोकतंत्र का दिया जा रहा है। अभी लोकतंत्र आना बाकी है। भारत में लोकतंत्र लाना जरूरी है। लोकतंत्र का तरीका क्या होगा, ये एक आंदोलन के बाद जो रामेश्वर बगड़िया ने बात कही, एक नया रास्ता निकलेगा, एक नए लोग निकलेंगे जो इन चीजों को तय करेंगे। जो नेता मेरी जैसी उम्र के जो हो चुके वो लोग शायद रिटायर हो जाएंगे और नहीं होंगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सबको रिटायर कर दो, ज्यादा देते हैं। धन्यवाद। कोई भी साथी कोई बात पूछना चाहे तो सादर आमंत्रित है। कोई भी साथी आगे जी पूछ लो तो साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम है वो कानूनों को जलाने का वो भी कार्यक्रम है। लालजी से निवेदन है कि कुछ वो जो कागज है कानूनों को लेके